CDP क्लास 23। पहला ही क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन। इन सोशियोमेट्रिक मेथड द सुपरस्टार इज वन हु। सोशियोमेट्रिक मेथड में यानी समाजमिति विधि में सुपरस्टार हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो, पहला ऑप्शन है हु इज चोजन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस, जो ज्यादा लोगों के द्वारा चुना जाए, या फिर इज चोजन बाय मल्टीपल पेयर्स, कई जो पेयर्स हैं वो उसको चूज करें, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट से आंसर कीजिएगा। हैप्पी टू सी यू। सेम हियर प्रवीण जी, आप सभी को देख करके बहुत खुशी हुई। नाम लीजिए शैली कानपुरे। आंसर कीजिए, अब नाम बाद में होगा, पहले आप आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। आंसर इसका ए नहीं होगा, आंसर होगा बोथ ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज। ठीक है बात, यानी कि दोनों ही। समाजमिति विधि क्या है? बेसिकली देखा जाता है कि सोशल ग्रुप में, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में या क्लासरूम में अगर हम बात करें, कौन किससे कितना सपोर्ट में है, कौन किसके साथ है, कैसे रिलेशंस हैं एक बच्चे के आपस में, है ना। जैसे मॉनिटर भी चूज किया जाता है तो हाथ खड़े करवाए जाते थे, तो देखा जाता था भाई कितने लोग इसके सपोर्ट में है इस बच्चे के। तो इज चोजन बाय, तो उससे पता लगेगा कि कैसे रिलेशंस हैं बाकी लर्नर्स के बीच में, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में। तो हु इज चोजन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस, जो ज्यादातर लोगों के द्वारा चुना जाए, या फिर इज चोजन बाय मल्टीपल पेयर्स। अगर पेयर्स की बात हो रही है या बेसिकली ग्रुप्स की बात हो रही है तो वहां भी यही देखेंगे। सुपरस्टार उसको कहेंगे जो ज्यादा लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से यहां इस केस में कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सिंपल सही आंसर हुआ। समाजमिति विधि बेसिकली सोशल रिलेशंस को आपकी स्टडी करती है कि देख लीजिए ये जितने ग्रीन और रेड वाले लोग हैं ये एक साथ हैं, ये एक साथ हैं, मतलब, और इन सब के रिलेशन है आपस में, तो आपके एक सोशल ग्रुप में आपस में कैसे रिलेशंस हैं वो दर्शाती है समाजमिति विधि। ठीक है बात। नित्या, बहुत बढ़िया नित्या, आंसर कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नाम को छोड़िए, लास्ट में देखेंगे, अब नाम। क्वेश्चन देखिए, हु हैज प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ इनसाइट, यानी कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, हेगार्टी या फिर स्किनर? बताइए एक बार। स्किनर क्यों होंगे भाई? कौन से स्कूल में स्किनर पढ़ लिया? गेस्टाल्टवाद है ये, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जो होल में विश्वास रखते हैं। और इसमें भी गेस्टाल्टवादियों में भी कौन है? कोहलर हैं, वोल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। रे सुल्तान नहीं है, ये नॉर्मल चिंपैंजी है एक, ठीक, जिसमें ये देखा कि इंसाइटफुल लर्निंग यानी एकदम से एक इंसाइट आएगी, एकदम से एक आइडिया आएगा, एक बल्ब जलेगा एक तरीके से, है ना, और एकदम सडन सॉल्यूशन आपके दिमाग में आएगा। आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, नहीं सॉल्व हो रहा था, आप जाकर के खाना बनाने लगे, एकदम से आइडिया आया यार इस प्रॉब्लम को तो ऐसे सॉल्व कर सकता हूं। दैट मीन्स गेस्टाल्ट जो है एक होल में देखता है, एक्सपीरियंसेस के बेस पे एक सॉल्यूशन आएगा, है ना, एक आइडिया आएगा, एक इंसाइट आएगी। सडन सॉल्यूशन इज द रूल इन इंसाइटफुल लर्निंग। ठीक है बात। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बेसिकली होल के रूप में बात करते हैं, होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ये कहते हैं, जो कि अरिस्टोटल ने कहा था। इसके अलावा अगर गेस्टाल्टवाद को जन्म किसने दिया तो वॉर्टहाइमर, कोहलर, कोफका और आपके कर्ट लेविन भी इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विथ। मैकडूगल की यदि हम बात करें तो इन्होंने इंस्टिंक्ट की थियरी दी है। इंस्टिंक्ट क्या है? वो प्रवृत्तियां जिनको आपको सीखना नहीं पड़ता, जो नेचुरल होती हैं, इनेट बिहेवियर्स होते हैं आपके। इसमें 3 चीजें होती हैं, परसेप्शन, बिहेवियर और आपका इमोशन। तो यहां बात हो रही है इंस्टिंक्ट जो है, हर एक इंस्टिंक्ट, कुछ 14 इंस्टिंक्ट दिए हैं, 14 किसने? विलियम मैकडूगल ने। और ये 14 इंस्टिंक्ट किससे जुड़े हुए हैं? कॉग्निशन से, इमोशन से, सेंसेशन से या फिर थिंकिंग से। आज स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी ताकि थोड़ा सा आप जाग करके एक टेस्ट के रूप में ले सके। बहुत आप आराम से लड्डू लड्डू खेल रहे हैं क्वेश्चन में, आज थोड़ा सा बादाम खाइए, हैं? बताइए एक बार। जस्ट 10 क्वेश्चन ही है गायत्री, मैं ऑलरेडी लेट हूं आज भी। जवाब दीजिए, और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। बताइए एक बार। सिंपल आंसर है, हर एक इंस्टिंक्ट आपका एक इमोशन से, एक संवेग से जुड़ा हुआ है। यानी मान लीजिए एस्केप एक इंस्टिंक्ट हुआ, तो इससे जो आपका इमोशन जनरेट होगा वो होगा फियर। ठीक, तो इस तरीके से कुछ 14 इंस्टिंक्ट दिए हैं और वो 14 के 14 इंस्टिंक्ट किसी एक संवेग से जुड़े हुए हैं। अगर आप लिस्ट देखेंगे कभी तो डिस्कस करेंगे एक अलग से थियरी में। जैसे फूड सीकिंग से कौन सा इमोशन आएगा? हंगर का। एस्केप से फियर का। कॉम्बैट से एंगर जनरेट होगा। सोशल इंस्टिंक्ट से फीलिंग ऑफ लोनलीनेस आएगी। क्यूरियोसिटी से वंडर जनरेट होगा। तो हर एक इंस्टिंक्ट से जो है आपका एक इमोशन जनरेट होगा, जो कि एक नॉर्मल बात हुई।
किसके द्वारा? विलियम मैकडूगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिविंग द मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, यानी कि पुराने अनुभवों के बेसिस पर आप जब किसी संवेदना को, किसी सेंसेशन को एक मीनिंग देते हैं, एक अर्थ देते हैं कि भाई ये सेंसेशन है, इसका ये मीनिंग हो सकता है, या ये आपने समझा उससे, क्या कहलाएगा? सेंसेशन, परसेप्शन, मोटिवेशन या इमेजिनेशन? बताइए फटाफट से आंसर कीजिए, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबको फ्रीडम है ना, आजादी का अधिकार है। और जो YouTube है एक ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसका जो मन करे वो कह सकता है, बट फिर भी हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने शब्दों के लिए हमेशा ही। और सब में इतनी समझ नहीं होती है तो बुरा ना माना करो कुछ लोगों का, उनका कुछ नहीं हो सकता है, उन्हें यही करना है जीवन भर। देखिए एक बार, परसेप्शन कहलाएगा जब आप किसी सेंसेशन को एक मीनिंग दे देते हैं। हम कहते हैं ना, इसका एक परसेप्शन बना लिया है हमने इस चीज को कि ये चीज है, यानी पैसा है तो बड़ा खुश होगा इंसान, बहुत बड़ा आदमी होगा, है ना? परसेप्शन है जस्ट एक कुछ सेंसेशंस के बेसिस पे। बेसिकली हम अपने सेंसेस से देखते हैं आसपास चीजें, वो परसीव करते हैं अपने दिमाग में, जो हमारे सेंसेस या हमारी जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो हमें क्या देते हैं? एक सिग्नल देते हैं, परसेप्शन बनाते हैं हम सिचुएशन का या चीजों का, और फिर वो हमारा एक कॉन्सेप्ट तैयार कर देती हैं। ठीक, तो जब हम सेंसेशंस को एक पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे एक मीनिंग दे देते हैं, जो चीजें पहले भी हुई हैं, तो वो एक परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा, एक धारणा बन जाएगी अगर मैं कहूं तो। ठीक है, बात बी ऑप्शन क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5-year-old मोहन हैज मेंटल एज ऑफ 8, व्हाट इज हिज IQ? IQ का फॉर्मूला यदि आपको नहीं है याद तो मैका से याद कर लीजिएगा, MACA। ठीक है, MACA यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक, अब एक बच्चा है 5 साल का, इसका मतलब उसकी क्रोनोलॉजिकल जो जन्म तिथि जब से वो पैदा हुआ है वो 5 साल है। मानसिक आयु कितनी है? मेंटल एज 8 वर्ष यानी 8 इयर्स, तो 8 है, और ये आपका क्या हो गया? कर लो इसको अपने आप कर लो। ठीक, तो ये 20 टाइम्स। ठीक बात, 160 आ जाएगा। IQ कितना आ गया? 160। सिंपल बात। वैसे भी अगर मेंटल एज जो है 100 इससे वास्तविक आयु से ज्यादा है, दैट मीन्स 100 से ऊपर ही जाएगा, है ना? तो सिंपल है, 160 गया फिर। ठीक बात। तो ये IQ का फॉर्मूला दिया किसने था? तो ये विलियम स्टर्न ने 1908 में पहली बार दिया था, स्टर्न ने। और इसको जो रिवाइज किया गया 100 लगा करके वो लुइस थर्स्टन ने किया, नहीं टर्मन। इसको जो रिवाइज किया गया वो टर्मन ने किया स्टैनफोर्ड में। और इसमें जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है वो दिया है बिने ने। इसमें 3 लोगों का काम है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो IQ का कॉन्सेप्ट है, ये जो IQ टर्म है, इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि, इसको विलियम स्टर्न ने दिया। ये जो फॉर्मूला है इसको रिवाइज किसने किया? टर्मन ने किया 100 लगा करके। MA जो है यानी कि मानसिक आयु, उसको दिया बिने ने, जो एल्फ्रेड बिने, जिनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कहा जाता है, जिन्होंने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट 1904 में दिया था। क्लियर है बात? अपने एक एसोसिएट साइमन के साथ मिलकर के। ठीक, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, 1 नंबर दिला देती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग? इनमें से कौन सा एक भूलने का कारण नहीं है? है ना, भूलना मुमकिन नहीं है, तो जरा बता दीजिए क्यों नहीं है। बेसिकली कौन सा एक भूलने का कारण नहीं है ना? फॉरगेटिंग का रीजन नहीं है, वही क्यों क्यों नहीं, आप क्या भूल क्यों नहीं पाते हैं चीजें? अंडर लर्निंग, डिजायर टू रिमेंबर, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ रिमेंबरिंग। ऐसे हिमेश रेशमिया को याद नहीं करना है यहाँ पे, और फटाफट से बता देना है कि कौन सा एक भूलने का रीजन नहीं है, क्यों आप भूल नहीं पाते हैं चीजें, बताइए एक बार। बहुत ही बढ़िया। 6th का बी मतलब डिजायर टू रिमेंबर। एग्जैक्टली, जब आपकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं भूलने की, आपकी इच्छा है याद रखने की, तो भूलोगे कैसे? फिर रहो दुखी, खाओ दवाइयां, रहो परेशान, है ना? तो याद करने की इच्छाएं यदि बरकरार हैं तो याद रहेगा ही, फिर भूला थोड़े ना जाएगा। तो फॉरगेटिंग जो है वो एक कब हो सकता है फॉरगेटिंग? जब लर्निंग ठीक से ना हुई हो, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, दुविधा चल रही हो, तब आपकी मेमोरी पर फर्क पड़ता है, और डिफेक्टिव मेथड हो याद करने का। कई लोगों ने तो जो थियरी है उस थियरी से बड़े शॉर्टकट बनाए हुए हैं, डिफेक्टिव मेथड है याद करने का, हर चीज के शॉर्टकट याद किए हुए हैं, और फिर जब जिस दिन वो थियरी आएगी तो वहां थियरी याद नहीं आएगी, और शॉर्टकट ढूंढते घूमेंगे कि भैया ये क्या था। तो ज्यादा शॉर्टकट में भी नहीं पढ़ना होता, कोशिश कीजिए मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो, और इतने शॉर्टकट याद ना रखें कि थियरी अलग से याद रखनी पड़े और शॉर्टकट अलग से याद रखने पड़े। ठीक है बात? एग्जैक्टली, डिजायर टू रिमेंबर। ये देखो कई लोगों को बिल्कुल बातें समझ में आती हैं। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, द साइंस विच डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा इज कॉल्ड। भाई कौन सी साइंस है? एक विज्ञान है किसका? जिसमें कुछ मेथड्स हैं किसके? डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जिसमें आप इकट्ठा कर रहे हैं डेटा, क्लासिफाई यानी कि वर्गीकृत कर रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज में, प्रेजेंट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं कि इससे निकल करके क्या आया, इसका मतलब क्या है। इतने % लोगों ने ये किया तो उससे क्या एक मैसेज क्या निकल के आया, कलेक्ट किया, क्लासिफाई किया, इंटरप्रेट किया, ये सब चीजें किस एक साइंस में आएंगी? जवाब दीजिएगा। अगर स्पीड बहुत तेज हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, बहुत दिन बाद इतनी तेज स्पीड आई है। आंसर कीजिए एक बार। स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है या प्रोबेबिलिटी है? आंसर कीजिए एक बार। स्टैटिस्टिक्स। अब ये तो सबका दिमाग है, सबके परसेप्शन है, कौन कहां जोड़ दे किस चीज को है। स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, जिसमें हम बेसिकली स्टैट्स आपने शायद 11th-12th में पढ़ा होगा अगर इकोनॉमिक्स रही होगी, या फिर कॉमर्स में भी ऑब्वियसली होता ही है ना। तो स्टैट्स में क्या होता है, हम डेटा इकट्ठा करते हैं, रिसर्च वगैरह में भी ये चीज काम आती है। डेटा इकट्ठा करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कंपेयर करते हैं बाकी जो लास्ट टाइम कितना रहा था, क्या इंक्रीमेंट है, और इंटरप्रेट करते हैं इस डेटा को। ठीक है बात? तो ये भी आपका इसी का हिस्सा है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है आपका, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा एक जो है वो डिफरेंट है किससे? एक अच्छे टेस्ट की विशेषता नहीं है ना, डिफरेंट है। अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो 1 नंबर चला जाएगा। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। थैंक यू शिवांगी चौधरी, माय आंसर इज करेक्ट। थैंक यू दीक्षा सचिन, आंसर कीजिए फटाफट से। रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है या एप्टीट्यूड है? एप्टीट्यूड। बताइए एक बार। डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। बहुत ही बढ़िया, एप्टीट्यूड जो है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पूछा है डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, मतलब अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से अलग है। तो ये भी एक तरीका है पूछने का, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है सबसे पहले। लीस्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, डिफरेंट लिखा हो, ये सब क्या है, एक तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो 1 नंबर चला जाएगा मजाक मजाक में। ठीक है बात। अगर मैं अच्छे टेस्ट की विशेषताएं जानने की बात करूं तो 3 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और आपका ऑब्जेक्टिविटी। RVO से भी चाहो तो याद रख सकते हो। रिलायबिलिटी मतलब आप जितनी बार सेम सैंपल पर टेस्ट करें उतनी बार सेम रिजल्ट आए, यानी वो दोस्त आपका रिलायबल है, जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ती है वो हमेशा तैयार होता है, यानी कि प्रेजेंट होता है ना, विश्वसनीय है। तो ये जो टेस्ट है ये विश्वसनीय है। अगर सेम बच्चे हैं, आप उनको दोबारा भी टेस्ट दे दें लेकर के और उनको कोई बुक पढ़ने का मौका ना दें तो सेम रिजल्ट आए। वो होता है ना, जैसे पेपर जब चल रहा होता है टेस्ट वगैरह में, आपने देखा होगा स्कूल में कोई बच्चा है जो चीटिंग कर रहा है तो टीचर क्या करेगा, कॉपी ले लेगा कि दूसरी दे दी ब्लैंक कि इस पे लिख लो अगर तुमने खुद ही किया है तो। अगर खुद करके भी उतने ही नंबर आ जाए जितना उसमें लिखा था, दैट मींस रिलायबिलिटी है टेस्ट में, है ना। और अगर हम बात करें वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी क्या है? जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है टेस्ट, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट है अगर सीटेट, तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए कि टीचर एलिजिबिलिटी को चेक कर सके। ऐसा ना हो कैट के क्वेश्चंस हो, है ना। जैसे कई लोग ऐसे मॉक टेस्ट मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं जहां उनका कोई संबंध नहीं है रियल एग्जाम से, बस मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन डाल दिए हैं बिना वजह ही, तो वो क्या है, वैलिड नहीं हुए। जो उद्देश्य है, जिस चीज के लिए वो बने हैं, वैध नहीं है। ऐसे आप ट्यूबलाइट भी खरीद के लाएंगे तो उसपे भी लिखा होगा वैलिड, दैट मीन्स जिस चीज के लिए बनी है उस चीज में के लिए वैध है। फिर है आपका ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि ऐसा ना हो आपको पता ही ना लगे सही आंसर है क्या, तो सही और गलत के बीच में जो निर्धारण है वो क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है बात, क्लियर हो गई बात। पता नहीं आजकल नोटिफिकेशन में कुछ समस्याएं चल रही हैं, आप लोग खुद आ जाया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक पूछा है हमसे, जवाब दीजिए फटाफट से। हेरिडिटी है, एनवायरमेंट है, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज है, ऑल ऑफ दीज है? तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज है। ऑल ऑफ दीज के ज्यादा चांसेस होते हैं। यदि आप 2 ऑप्शंस में फंस रहे हो तो फिर आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर तुक्का ही लगाना हो तो ये वाला तुक्का ज्यादा अच्छा रहेगा। नन ऑफ दीज की प्रोबेबिलिटी कम होती है सही होने की। ठीक है बात। तो अगर हम बात करें तो कौन सा एक फैक्टर है, कौन सा एक तत्व है जो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है?
तो आपका स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज भी, भाई अगर आप स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज बच्चे को पहले से ही करा रहे हैं तो क्या होगा, वो फिजिकली ज्यादा बेहतर होगा, उसका मोटर डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होगा। एनवायरमेंट भी अगर अच्छा मिलेगा, ऑब्वियसली एनवायरमेंट में वही है कि खाने से लेके, न्यूट्रिशन से लेके, आपकी ट्रेनिंग से लेके और सारी चीजें होंगी, मेंटली और फिजिकली एक हेल्दी एनवायरमेंट होगा। और हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपको जीन्स ही छोटी हाइट के मिले हैं तो आप कितना भी खा लीजिए, वो कोई 6 फीट नहीं हो जाएंगे, या बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। तो वो जो हेरिडेटरी स्ट्रेंथ है वो भी मैटर करेगी। ठीक, तो सारी ही चीजें मैटर करेंगी आपके शारीरिक विकास में। कितने प्रकार के विकास हैं, तो जो 3 है वो ब्रॉड हैं, या 4 से ज्यादा आप नहीं मानेंगे। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। सोशल इमोशनल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कॉग्निटिव में लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है, फिजिकल में मोटर डेवलपमेंट, जिसमें ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स आती हैं, है ना। तो स्पीड थोड़ी सी तेज है, वही लोग कोप अप कर पाएंगे जिन्होंने पहले कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है बात, नाम ले लिया मजहर आपका। आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 प्रकार हैं जो ब्रॉड डोमेन्स हैं किसके, विकास के बड़े बड़े पक्ष कह सकते हैं, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सामवेगिक। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए लास्ट। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही काम का क्वेश्चन है ना। देखिए एक बार, इनमें से कौन से एक व्यक्ति ने चिंतनशील चिंतन की बात की है ना, बात की है। डुई हैं, रॉस हैं, वुडवर्थ हैं या ड्रेवर हैं। आंसर कीजिए, सब तुक्के लगा रहे हैं एक से कोई ना कोई, सब अलग अलग हैं। पहले लाइक शेयर कीजिए, फिर तसल्ली से आंसर कीजिए, और आउट ऑफ 10 कितने ठीक हों वो भी बताइएगा। यहां आंसर होगा डुई। बेसिकली डुई कहते हैं, जॉन डुई आपके, कि जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है वो एक बच्चा एक्टिवली जब वो ये देख पाए, इस चीज का चिंतन कर पाए, उस चीज पर प्रकाश डाल पाए, रिफ्लेक्ट कर पाए कि उसकी जो लर्निंग है वो अभी किस हद तक है, उसको अभी आगे कितना सीखना रहता है, गैप कहाँ है, उसको फिल कैसे करना है। अगर गैप है, जैसे आप मान लीजिए केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं कि मेरी जो लर्निंग है वो अब तक कितनी हुई है, अभी कितना और सीखना बाकी है, जहां सीखा है वहां गैप कहाँ है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है। हिमांशी को देखना है, किताबें पढ़नी है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं, या किसी और से डाउट लेने हैं, आंटी अंकल भैया दीदी से बात करनी है, आस पड़ोस में क्या करना है ना। तो रिफ्लेक्टिव, और ये टीचर के लिए भी होता है। अगर आप लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करोगे तो ये चीजें वहां भी आती हैं। एक है आपका मेमोरी लेवल टीचिंग, जहां सिर्फ याद करने या डेफिनेशन वगैरह पे थॉटलेस होता है ये। दूसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जहां आप चीजों को समझ रहे हैं, समझाया जा रहा है आपको। और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जहां टीचर भी और विद्यार्थी भी अपना जो मेथड है, जो उन्होंने पढ़ाया या पढ़ा, उस पर प्रकाश डालेंगे कि वो कैसा रहा, चिंतन करेंगे और आगे उसमें कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो इससे आप एक्टिव लर्निंग कर सकते हैं। जॉन डुई बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग की, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, प्रगतिशील शिक्षा, लैब स्कूल्स खोले थे इन्होंने शिकागो में 20th सेंचुरी में अपनी वाइफ के साथ मिलकर, जिनको यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स भी कहा गया था। ठीक है बात।